चलिए जी, वेलकम अगेन। तो हम डिस्कशन कर रहे थे सेक्शन 153 का, जिसपे हमने सेक्शन 153 सबसेक्शन 1 और 2 से रिलेटेड बातें करी। और मैंने कहा था सेक्शन 153 पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा आपको। ये जो मैटर लिखा है ना, इसमें इतना सारा सेट असाइड, कैंसिल, रेफर्ड बैक, और ये अमेंडमेंट आई है एक, ये क्यों अमेंडमेंट आई है, क्या था पहले, क्या सीन था, अब क्या सीन हुआ, ये सारी बातें हमें पढ़नी पड़ेगी। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक आपसे मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए असेसिंग ऑफिसर ने 50 लाख के कुछ एडिशन कर दिए 143 या फिर 144 या फिर 147। किसी भी एक एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी हम 143 का असेसमेंट कर रहा है या 144 का कर रहा है या 147 का कर रहा है। ये उस असेसमेंट करते वक्त असेसिंग ऑफिस ने 50 लाख रुपए ऐड कर दिए। ठीक है, असेसी की इनकम में 50 लाख रुपए और ऐड कर दिए। अब असेसी कहां कहां जा सकता है? असेसी जिसके 50 लाख ऐड करें, या तो वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील में जा सकता है, या फिर वो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, या फिर एक और ऑप्शन है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रिवीजन वाला। वो भी एक आपको बात पता होगी, 63 64 में रिवीजन वगैरह की बात होती है। अब ये जो अथॉरिटी हैं, इनकी पावर क्या होती है? बड़ा सिंपल सी मैं बात कर रहा हूं कि मान लीजिए असेसिंग ऑफिसर ने 143, 144 या फिर 147 किसी में वो असेसमेंट करते वक्त उसने 50 लाख रुपए एडिशन ऐड कर दिए असेसी की इनकम में। अब असेसी के पास ऑप्शन है, या तो वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील में चला जाए, या रिवीजन करा ले, या इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चला जाए। यही ऑप्शन होगा। ये जो पावर है, ये हायर अथॉरिटी की जो पावर होती है, पावर ऑफ हायर अथॉरिटी क्या होती है? इन हायर अथॉरिटी की पावर, इन हायर अथॉरिटी की पावर क्या होती है? देखिए, इन हायर अथॉरिटी की पावर होती है, या तो वो ये जो 50 लाख का एडिशन हुआ है उसको अफर्म कर दे, मतलब कंफर्म कर दे कि जो असेसिंग ऑफिसर ने 50 लाख का असेसी की इनकम में असेसमेंट करते वक्त किसी पर्टिकुलर सेक्शन 143, 144 या 147 का असेसमेंट करते वक्त जो 50 लाख का एडिशन किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, उन्होंने कंफर्म कर दिया। असेसी गया कमिश्नर अपील में, उसने कंफर्म कर दिया, अपलेटर उसने कंफर्म कर दिया, बाकी जगह उसने कंफर्म कर दिया। या फिर अथॉरिटी उस एडिशन को डिलीट कर सकती है कि भाई जो असेसिंग ऑफिसर ने 50 लाख का एडिशन किया है वो गलत है, उन्होंने उसको डिलीट कर दिया। और जो अथॉरिटी ने ये ऑर्डर पास करा कि डिलीट कर दिया, असेसिंग ऑफिसर उस अथॉरिटी के डिसीजन को इफेक्ट देते वक्त अपने 50 लाख रुपए उसके असेसमेंट में से लेस कर देंगे। यही होगा, असेसिंग ऑफिसर विल गिव द इफेक्ट, और उसके जो असेसमेंट उसने करा था, जो 50 लाख का एडिशन करा था, वो 50 लाख रुपए वो उसमें से लेस कर देगा, क्योंकि भैया अथॉरिटी ने बोला है कि 50 लाख आपने गलत एडिशन कर दिया, तो असेसिंग ऑफिसर उसका इफेक्ट देते हुए उस 50 लाख को कंफर्म कर देगा। या फिर हो सकता है वो अथॉरिटी कहे कि ये जो असेसमेंट है ना, ये असेसमेंट ही वॉइड है। क्यों? क्योंकि 143(3) में असेसिंग ऑफिसर ने जो असेसमेंट करा है वो विदाउट 143(2) के नोटिस के बिना ही कर दिया। क्या ये ऐसा असेसमेंट वॉइड नहीं होगा? 140 या फिर 147 में जो असेसमेंट करा है वो 148 और 148 के नोटिस के बिना या शोकॉज नोटिस के बिना ही असेसमेंट कर दिया है। क्या ये असेसमेंट वैलिड है, इनवैलिड है, वॉइड असेसमेंट है? तो यहां पर इनकम टैक्स की जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि इनकम टैक्स की जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाई हैं।
कि इनकम टैक्स की जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाई है, इस वजह से उस अथॉरिटी ने, ये जो हायर अथॉरिटी ने असेसमेंट को वॉइड कर दिया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि असेसिंग ऑफिसर अगर कोई चीज में एडिशन कर दिया, डिलीशन कुछ भी कर दिया, या तो वो असेसिंग ऑफिसर के डिसीजन को कहेंगे भैया उसने जो करा बिल्कुल ठीक करा। भाई असेसिंग ऑफिसर ने 50 लाख एडिशन कर दिया, असेसी कमिश्नर के पास पहुंच गया अपील में, अपील में कमिश्नर ने बोला कि भैया असेसिंग ऑफिसर ने जो करा बिल्कुल ठीक करा है, तो कुछ नहीं किया जा सकता। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील ने बोल दिया, सीआईटी अपील ने बोल दिया कि भैया जो करा गया डिलीट करो उसको, ये तो गलत कर दिया है, तो असेसिंग ऑफिसर को लेस करना पड़ेगा। उसने क्योंकि अपील में गया, अपील ने डिसीजन दिया भैया लेस कर दो। अब वो बात अलग है कि भैया आगे वो अपील करेंगे ना डिपार्टमेंट, वो एक अलग बात है। या फिर मान लीजिए असेसिंग ऑफिसर ने एडिशन करा, असेसमेंट करा 143 या 144 किसी में भी बिना नोटिस के, तो वो असेसमेंट ही वॉइड है क्योंकि टेक्निकल रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं हुई। एक लास्ट ऑप्शन होता है जो हमारे लिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, कि असेसमेंट को कैंसिल कर दें या सेट असाइड कर दें एंड बैक टू असेसिंग ऑफिसर फॉर फ्रेश असेसमेंट। या तो वो अथॉरिटी क्या करेगी कि जो असेसमेंट किया है ना असेसिंग ऑफिसर ने, उस असेसमेंट को कैंसिल कर दे, सेट असाइड कर दे, और असेसिंग ऑफिसर को कहे कि जाओ ये असेसमेंट दोबारा करके लाओ क्योंकि तुमने यहां पर कुछ गड़बड़ करा है। अब ऐसा क्या करा है गड़बड़, यहां पर अब एक बात समझ में ये हमें समझनी पड़ेगी कि साहब फिर असेसमेंट वॉइड और असेसमेंट कैंसिल इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए असेसमेंट वॉइड तब हो रहा है जब आपने इनकम टैक्स की टेक्निकल रिक्वायरमेंट या उसका जो प्रोसीजर उसको फॉलो नहीं करा, लेकिन असेसमेंट कैंसिल या सेट असाइड तब होता है जब इनकम टैक्स की टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हुई हैं, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन या प्रॉपर दिमाग नहीं लगाया। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 80I की डिडक्शन को डिसअलाउ कर दिया, लेकिन अलाउ या डिसअलाउ कुछ भी कर सकता है जो भी केस बन रहा हो, लेकिन उसने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा नहीं और अपनी मर्जी से उठाकर उसको डिसअलाउ कर दिया या अलाउ कर दिया, जो भी केस बन रहा हो। तो ऐसे केस में अथॉरिटी क्या बोलेगी, अगर सीआईटी अपील के पास केस जाता है, सीआईटी अपील क्या बोलेगा कि असेसिंग ऑफिसर तुमने ये जो असेसमेंट करा है 80IA या कोई और चीज में आपने अलाउ या डिसअलाउ करा है, आपने प्रॉपर तरीके से नहीं करा है, आपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करी थी, ये मैं कैंसिल कर रहा हूं, जाओ इस असेसमेंट को दोबारा फ्रेश बना के लाओ मेरे पास। हमने सेक्शन 153 में जो फ्रेश असेसमेंट, सेट असाइड एंड बैक टू असेसिंग ऑफिसर, यही वाला केस पड़ा है। सेट असाइड और फ्रेश सेट असाइड कर देता है असेसमेंट और असेसिंग ऑफिसर को भेज देता है चाहो इसको दोबारा बना के लो। अब इस वाले केस में ध्यान रखना, जिस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे हम सेक्शन मान लीजिए हम सेक्शन 180IA की बात कर रहे हैं, मान लीजिए असेसमेंट में सेक्शन 80I को डिसअलाउ कर दिया असेसिंग ऑफिसर ने, ठीक है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करी नहीं और डिसअलाउ कर दिया, लेकिन सीआईटी ने बोला कि ये तो अलाउ होना चाहिए था, जाओ फ्रेश असेसमेंट करो, इसके असेसमेंट को कैंसिल करा, जाओ फ्रेश असेसमेंट करो। अब जब असेसिंग ऑफिसर जब फ्रेश असेसमेंट करने बैठा तो उसने कहा कि चलिए ठीक है, सेक्शन 80IA मैंने जो डिसअलाउ कर दिया था इसको मुझे अलाउ ही करना चाहिए, लेकिन उसको एक बात और पता चली, उसने कहा एक सेक्शन 37 में जो एक्सपेंस था मैंने उसको अलाउ कर दिया था, ये डिसअलाउ होना चाहिए। अब उस फ्रेश असेसमेंट में क्या कोई नया एक्सपेंस अलाउ या डिसअलाउ हो सकता है? आंसर इज नो। फ्रेश असेसमेंट, जब असेसमेंट सीआईटी अपील या कोई अथॉरिटी कैंसिल करती है और वापस भेजती है असेसिंग ऑफिसर को दोबारा करने के लिए, तो असेसिंग ऑफिसर कोई नया एडिशन या डिलीशन नहीं कर सकता। असेसिंग ऑफिसर कुछ और एडिशन डिलीशन नहीं कर सकता। सेस असाइड के केस में हायर अथॉरिटी सिर्फ जो एडिशन डिलीशन के लिए बोलेगी सिर्फ वही कर सकता है असेसिंग ऑफिसर, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है हमारा इन चार में। अब हम दोबारा से देख लेते हैं
कि साहब हायर अथॉरिटी की जब केस आता है उनके पास, मान लीजिए सीआईटी अपील के पास केस गया, तो या तो सीआईटी अपील कहेगा भैया असेसिंग ऑफिसर ने जो 50 लाख का एडिशन करा था वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, या फिर वो कह देगा कि ये जो 50 लाख का करा है आपने एडिशन, ये गलत है, ये एडिशन नहीं होना चाहिए था, तो असेसिंग ऑफिसर अपने असेसमेंट में से उस 50 लाख को एडजस्ट कर देगा। या फिर अथॉरिटी कह सकती है, सीआईटी अपील कह सकता है कि ये तो असेसमेंट ही वॉइड है, क्योंकि तुमने तो नोटिस ही इशू नहीं करा था, किस बेसिस पे असेसमेंट कर दिया, ये तो असेसमेंट ही वॉइड है और वो असेसमेंट ही कैंसिल हो जाएगा। या फिर अच्छा, असेसमेंट वॉइड कब होगा, जब इनकम टैक्स की टेक्निकल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई है। या फिर लास्ट वाला केस क्या है कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट पूरी हुई है, 143 या 147 में नोटिस वगैरह प्रॉपर इशू करा, सब टाइम लिमिट में सारी काम हुई है, नोटिस टाइम पे दिया, शो कॉज नोटिस टाइम पे दिया, असेसमेंट टाइम पे करा, सब कुछ टाइम पे करा, लेकिन कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस का बिना इन्वेस्टिगेशन के लिए गलत तरीके से अलाउ या डिसअलाउ कर दिया, तो अथॉरिटी के पास पावर है कि वो कहे कि असेसमेंट ये सेट असाइड है, कैंसिल है, और असेसिंग ऑफिसर इस असेसमेंट को तुम दोबारा करोगे। जब सेट असाइड या कैंसिल करा जाता है असेसमेंट हायर अथॉरिटी के द्वारा, तो असेसिंग ऑफिसर कुछ नया एडिशन या डिलीशन नहीं कर सकता। ठीक बात है, ये बात होगी हमने समझी। अब जब ऐसा होता था, ये सब बातें होती थी, अब दूसरी बात हम इससे रिलेटेड पढ़ते हैं कि साहब सीआईटी जो अपील होते थे ना, सीआईटी अपील जो होते थे ये खाली बैठे रहते थे दिन भर, कुछ काम धंधा नहीं। सीआईटी अपील क्या होते थे, खाली बैठे रहते थे दिन भर, कुछ काम धंधा नहीं, और मुश्किल से दिन भर में एक केस भी डिस्पोज ऑफ नहीं करते थे। सीआईटी अपील खाली बैठे रहते थे और मुश्किल से दिन भर में एक केस भी डिस्पोज ऑफ नहीं करते थे। ईयर 2000 में फाइनेंस मिनिस्ट्री एक स्कीम लेके आई। ईयर 2000 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक स्कीम लेकर आई और उन्होंने कहा कि सीआईटी अपील की प्रमोशन, सीआईटी अपील की प्रमोशन पॉलिसी चेंज की जाएगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री 2000 में एक स्कीम लेकर आई, उन्होंने कहा कि सब सीआईटी अपील की खाली बैठे रहते हैं, दिन भर में एक केस भी डिस्पोज ऑफ नहीं करते, इनकी प्रमोशन की पॉलिसी चेंज करी जाएगी, और इन लोगों के प्रमोशन तभी होंगे जब वो एक महीने में कम से कम 50 अपील्स को डिस्पोज ऑफ करेंगे। लीजिए साहब, खाली बैठो, सीआईटी अपील पहले खाली बैठे रहते थे, देखा गवर्नमेंट ने 2000 में फाइनेंस मिनिस्ट्री स्कीम लेके आई, उन्होंने कहा साहब सीआईटी अपील के प्रमोशन तभी होंगे जब ये एक महीने में कम से कम 50 अपील डिस्पोज ऑफ करेंगे। अब सीआईटी अपील, इनको भी दिक्कत थी साहब, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, प्रमोशन पॉलिसी हमारी चेंज हो गई, हमें प्रमोट तभी किया जाएगा जब हम एक महीने में 50 अपील डिस्पोज ऑफ करेंगे। इस पॉलिसी के बाद, इस पॉलिसी के आने के बाद इन लोगों ने महीने में 100 केसेस, 100 अपील, महीने में 100 अपील डिस्पोज ऑफ करने लगे। उन्होंने कहा लो आपने प्रमोशन पॉलिसी चेंज कर दी, अब वो महीने में 100 अपील डिस्पोज ऑफ करने लगे। अब लेकिन ये 100 अपील कैसे डिस्पोज ऑफ हो जाती थी, वो क्या करते थे, इनके पास जो भी केस आता था, इनके पास जो भी केस आता था उसको सेट असाइड एंड रेफर बैक टू असेसिंग ऑफिसर, सेट असाइड रेफर बैक टू असेसिंग ऑफिसर, सेट असाइड रेफर बैक टू असेसिंग ऑफिसर। इस तरह से सभी सीआईटी जो है अपनी 100 अपील को डिस्पोज ऑफ करने लगे। क्यों, गवर्नमेंट ने भाई प्रमोशन पॉलिसी इनकी चेंज कर दी, इनको तो कुछ काम करके दिखाना था, इन्होंने कहा लाओ अपील लाओ, ठीक नहीं है करेक्शन लाओ, सेट असाइड, देखा भी नहीं प्रॉपर केस, सेट असाइड, देखा नहीं क्या सेट असाइड, जाओ असेसिंग में दोबारा करके लाओ, अपील डिस्पोज ऑफ। अब ये बड़ी दिक्कत आने लगी, अब ये भी बड़ी प्रॉब्लम आने लगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फिर क्या काम करा, सीआईटी अपील की जो सेट असाइड की पावर थी, सेट असाइड की जो पावर थी, ये पावर ही खत्म कर दी।
क्यों खत्म कर दी? क्योंकि साहब ये क्या काम कर रहे थे, अपने प्रमोशन को करने के लिए ना महीने में 50 अपील निपटानी थी, सेट असाइड करना शुरू कर दिया था, सब उठा के कैंसिल कर देते, रेफर बैक टू असेसिंग ऑफिसर कर देते। गवर्नमेंट ने इनकी ये सेट असाइड की कैंसिल करने की पावर ही खत्म कर दी और फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला कि साहब अगर किसी असेसमेंट में कोई गलती है तो, और सीआईटी अपील के पास ये केस चल रहा है, तो सीआईटी अपील ये अपील को कैंसिल नहीं कर सकती, सेटिसाइड नहीं कर सकती, वापस असेसिंग ऑफिसर को नहीं भेज सकते, बल्कि सीआईटी अपील खुद ही बैठ के इस मिस्टेक का करेक्शन करेंगे। अगर कोई मिस्टेक है असेसमेंट में तो सीआईटी अपील खुद ही इसका करेक्शन करेंगे, ये कैंसिल करके असेसिंग ऑफिसर को वापस नहीं भेज सकते, असेसिंग ऑफिसर को वापस नहीं भेज। तो 2001 में अमेंडमेंट आई, गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाया कि साहब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सेट असाइड नहीं कर सकते, और अगर कोई मिस्टेक होती है, कोई गलती है असेसमेंट में, तो उसको खुद बैठ के ठीक करेंगे। ठीक बात है, सीआईटी अपील की पावर 2001 में खत्म कर दी कि सेट असाइड नहीं कर सकते। लेकिन जरा ध्यान देना आप लोग कि हमने यहां पर जो ये पावर्स पढ़ी थी, इसमें हमने ये जो पावर्स पढ़ी हैं, ये हमने सीआईटी अपील के लिए भी पढ़ी, आईटीएटी के लिए भी पढ़ी, हाई कोर्ट के लिए भी पढ़ी, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी पढ़ी, रिवीजन भी सीआईटी रिवीजन 63, 64 उसके लिए भी पढ़ी, ये भी हायर अथॉरिटी है। लेकिन जो सेट असाइड की पावर है वो सिर्फ किसकी खत्म करी गई है? सेट असाइड की जो पावर है वो किसकी खत्म करी गई है? सिर्फ सीआईटी अपील की। सीआईटी अपील सेक्शन 250, आईटीएटी सेक्शन 254, हाई कोर्ट सेक्शन 260A, सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 262, रिवीजन सेक्शन 263, 64। लेकिन सिर्फ पावर किसकी खत्म करी गई है? पावर सिर्फ खत्म करी गई थी सीआईटी अपील की। इसका मतलब यह हुआ कि इनकेस अगर सीआईटी रिवीजन के पास केस आता है, क्या वो उसको सेट असाइड करके असेसिंग ऑफिसर को रेफर बैक कर सकता है? आंसर इज यस। कि अगर सेक्शन 263 या फिर 264 में सीआईटी रिवीजन के पास केस आता है, तो क्या वो सेट असाइड करके असेसमेंट को कैंसिल करके असेसिंग ऑफिसर को वापस असेसमेंट, फ्रेश असेसमेंट करने के लिए बोल सकता है? आंसर इज यस। पावर सिर्फ किसकी खत्म करी गई थी? पावर खत्म करी गई थी सीआईटी अपील की। ठीक है, अच्छा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास केस आता है तो वो कहेगा कि भैया इस असेसमेंट में मिस्टेक है, इस असेसमेंट को कैंसिल करके असेसिंग ऑफिसर को वापस फ्रेश असेसमेंट के लिए बोल सकते हैं। आंसर इज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास से केस आता ही नहीं है, क्योंकि आपको ध्यान होगा मैंने पहले बताया था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास केस जाते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ के, और ये कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का। अगर किसी असेसमेंट में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये देखने बैठा है कि असेसमेंट में गलती, आपने डिडक्शन दी नहीं देनी थी, दी एक्सपेंस देने थे नहीं देने थे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन ऑफ लॉ के जाते हैं। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड वैसे ही नहीं करते, क्योंकि वो सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे में ही डिस्कशन करते, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का डिस्कशन ही नहीं करते। तो ये जो पावर खत्म करी गई थी वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सीआईटी सिर्फ अपील की खत्म करी गई थी। सीआईटी रिवीजन को पावर थी, सेट असाइड कर सकता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाते ही नहीं थे, और आईटीएटी सेट असाइड और फ्रेश असेसमेंट के लिए बोल सकता है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी इतनी। अब ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अब आते हैं हम अपना सेक्शन पे। ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अब हम जरा आते हैं अपने सेक्शन से। अब आपको शायद ये सेक्शन पूरी की तरह से क्लियर होगा। देखिए यहां पर ध्यान से, फ्रेश असेसमेंट 143, 144 या 147 ये टीपीओ, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑर्डर के लिए, जब ओरिजिनल ऑर्डर, ओरिजिनल असेसमेंट कौन सा? इन सेक्शंस का या फिर इस सेक्शन का सेट असाइड हो गया है। मैंने अभी बताया ना, पावर में हमने पढ़ा ना, अफर्म कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वॉइड बता सकते हैं, या फिर सेट असाइड कैंसिल करके उसको असेसिंग ऑफिसर को वापस भेज सकते हैं। हम कह रहे हैं कि साहब ये ऑर्डर सेट असाइड हो गया था, कैंसिल हो गया था, और वापस भेजा गया किसको? असेसिंग ऑफिसर को, फ्रेश असेसमेंट करने के लिए। असेसमेंट जो 143, 144 या 147 में हुआ, सीआईटी अपील ने या फिर अथॉरिटी ने, हायर अथॉरिटी ने उस असेसमेंट को कैंसिल करा और असेसिंग ऑफिसर को वापस भेजा कि आपने गलती करी है, चाहे इसको दोबारा से बना के लाओ हमारे पास।
ठीक बात है। मैंने अभी बताया था कि 250 में सीआईटी अपील के पास ये पावर खत्म कर दी थी, हमने ये बात बोली थी। लेकिन देखिए फाइनेंस एक्ट 2024 में एक अमेंडमेंट आई, उन्होंने कहा कि सेट असाइड एंड कैंसिल बैक एंड रेफर बैक टू असेसिंग ऑफिसर बाय एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 250, अंडर सेक्शन 250 मतलब सीआईटी अपील अमेंडमेंट 1/10/2024। इसका मतलब ये हुआ, क्या गवर्नमेंट ने दोबारा से सीआईटी अपील को असेसमेंट कैंसिल करके असेसिंग ऑफिसर को रेफर बैक करने की पावर वापस दे दी है? आंसर इज यस, आंसर इज यस। 254 IT 80 260 64 रिवीजन, क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात है? नहीं साहब, उनकी बात ही नहीं, क्योंकि उनके पास ये केस ही नहीं आते, क्वेश्चन ऑफ लॉ के केसेस आते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 153 की हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहा है कि साहब अगर असेसमेंट कैंसिल कर दिया कि उसमें कुछ गलतियां थी और कैंसिल करके वापस भेज दिया असेसिंग ऑफिसर को कि जाइए इसको दोबारा बना के लाइए हमारे पास, उस केस। ठीक है जी। अब इसमें कहते हैं कि ऐसा फ्रेश असेसमेंट करने के लिए बोला भाई, अब असेसिंग ऑफिसर को हमने यहां पे बस जो अमेंडमेंट थी पढ़ लेगी सब, अब सीआईटी अपील भी सेट असाइड कर सकता है। जो 2001 में अमेंडमेंट आई थी कि नहीं कर सकता, अब उसको जो है कैंसिल करके ओवररूल कर दिया, या इसको कहते हैं वो उस अमेंडमेंट को चेंज करते हुए फाइनेंस एक्ट 2024 ने सीआईटी अपील को फिर से वो पावर दे दी। अब सेट असाइड सीआईटी अपील भी कर सकता है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल भी करता है, सीआईटी रिवीजन भी कर सकता है। उन्होंने असेसिंग ऑफिसर का जो असेसमेंट था जो लेके आया था उसको कैंसिल कर दिया और उसको वापस दे दिया कि भैया इसका फ्रेश असेसमेंट मेरे पास दोबारा बना के लो, आपने गलती करी है। तो वो जो फ्रेश असेसमेंट करना है असेसिंग ऑफिसर को, उसके करने की क्या टाइम पावर लिमिट है? अगर ऑन और आफ्टर 2019 या उसके बाद की बात है, अगर वो फ्रेश असेसमेंट 1/4/2019 या उसके बाद करना है, अगर वो ऑर्डर मतलब अपील IT-80 या रिवीजन के कमिश्नर ने वो ऑर्डर फ्रेश असेसमेंट का ऑर्डर 1/4/2019 या उसके बाद दिया है, तो ऐसा फ्रेश असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर को करना पड़ेगा 12 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द सेड ऑर्डर अंडर सेक्शन 250 और 54 इज रिसीव्ड बाय प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर CIT, और ऑर्डर अंडर सेक्शन 263 या 264 इज पास बाय PCC, CC, PC, CIT। ये क्या है? वो कह रहा है ऑर्डर रिसीव, यहां कह रहे ऑर्डर पास। इसका भी मैंने डिस्कशन करा था आप लोगों के साथ, बता देता हूं फिर से। देखिए होता क्या है, मान लीजिए CIT अपील में कोई केस था, मान लीजिए CIT अपील के पास कोई केस था। जब केस का डिसीजन आता है, जब CIT अपील अपना डिसीजन सुनाता है, तो उस डिसीजन की कॉपी, एक कॉपी भेजी जाती है असेसी को और एक कॉपी भेजी जाती है उस असेसी के जुडिक्शन में जो CIT आता है, कमिश्नर आता है, उसको। भाई अपील तो एक अलग अथॉरिटी होगी ना जो इसके पास केस पे जाएंगे। तो CIT जो अपना डिसीजन होगा, उस डिसीजन की, उस ऑर्डर की एक कॉपी भेजेगा असेसी को और एक कॉपी भेजेगा उस असेसी के CIT को, और ये असेसी का CIT भेजेगा ऑर्डर की कॉपी असेसिंग ऑफिसर को, जिस असेसिंग ऑफिसर ने इस असेसी का असेसमेंट किया था। यही बात होती है, यही बात होती है। CIT अपील ऑर्डर की कॉपी असेसी को भेजेगा, CIT को भेजेगा, CIT आगे उस ऑर्डर की कॉपी को असेसिंग ऑफिसर को भेजेगा, जिस असेसिंग ऑफिसर ने उस असेसी का असेसमेंट किया था। यही बात होती है। अब क्वेश्चन यहां पर हमारा यह आता है कि मान लीजिए CIT अपील के पास केस आया, मान लीजिए CIT अपील के पास केस आया और उसने सेट असाइड एंड रेफर बैक टू असेसिंग ऑफिसर, सेट असाइड एंड रेफर बैक टू असेसिंग ऑफिसर। अब इस ऑर्डर की कॉपी असेसी के पास जाएगी और CIT के पास जाएगी। CIT फिर असेसिंग ऑफिसर को इस ऑर्डर की कॉपी दिया कि भैया देखिए CIT अपील ने आपके असेसमेंट को गलत बता दिया, कैंसिल कर दिया, दोबारा बना के लाओ।
ये इसको ये बात बताएगा, ठीक बात है। अब हम कह रहे हैं कि ये जो रेफर बैक टू असेसिंग ऑफिसर फॉर फ्रेश असेसमेंट, फॉर फ्रेश असेसमेंट, ये फ्रेश असेसमेंट कब तक होना है, ये फ्रेश असेसमेंट कब तक होना है, यही तो बात हो रही, वापस जाएगा ना इसके पास। इन्होंने कहा कि भैया असेसिंग ऑफिसर वापस करो, ये फ्रेश असेसमेंट बना, ये कब तक करेगा, कहता है 12 मंथ, 12 मंथ्स, कौन से मंथ, फ्रॉम द डेट, बड़े ध्यान से समझना इसको, 12 months from the end of the financial year in which the said order under section 250 or 54 is received by, 250 या 54 is received by, 250 या 54, 50 मतलब CIT अपील और 254 मतलब ITAT, ये तो ITAT की बात होती है, CIT अपील, हम CIT अपील की बात कर रहे हैं। 12 महीने जिस दिन, जिस फाइनेंशियल ईयर में इस CIT को इस ऑर्डर की कॉपी मिलेगी, देखिए मैं फिर बता रहा हूं, सेट असाइड एंड रेफर बैक असेसिंग ऑफिसर को रहेगा, लेकिन ये जो ऑर्डर की कॉपी पहले किसकी आएगी, किसके पास जाएगी, CIT के पास जाएगी, हमने अभी बात ये करी, CIT के पास जाएगी ऑर्डर की कॉपी, CIT असेसिंग ऑफिसर को कहेगा कि भैया CIT अपील ने आपका असेसमेंट कैंसिल कर दिया, आप फ्रेश असेसमेंट बना के लाओ, यही बात हो, ये मीडिएटर हो गया। तो कहता है कि जिस फाइनेंशियल 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल इन विच द सेट ऑर्डर अंडर सेक्शन 250 इज रिसीव्ड। अब मान लीजिए ये ऑर्डर की कॉपी मिली 15 जुलाई 2025 को, फॉर एन एग्जांपल 15 जुलाई 2025 को CIT को ये ऑर्डर मिला, 15 जुलाई 2025 को CIT को ये ऑर्डर रिसीव, यहां पे ना रिसीव्ड, रिसीव्ड इशू नहीं, रिसीव्ड बाय PCCI या CSE, जो भी बंदा हो। अब 15 जुलाई 2025 का फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026, यही होगा फाइनेंशियल ईयर। कहता है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में CIT को ये ऑर्डर की कॉपी रिसीव होगी, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड यानी 31 मार्च 2026 से 12 महीने, से 12 महीने 31 मार्च 2027 तक आपको ये असेसमेंट, फ्रेश असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर पूरा करना पड़ेगा। ये फ्रेश असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आई बात। 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल इन विच सेड ऑर्डर अंडर सेक्शन 250, या फिर अगर केस हमारा इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल में होता, 254 वाला केस लगता, तो ये अपने ऑर्डर की कॉपी CIT को देता, CIT असेसिंग ऑफिसर को देता। तो जब इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल की ऑर्डर की कॉपी CIT को जिस फाइनेंशियल ईयर में रिसीव होती, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड में आ जाइए और उससे 12 महीने के अंदर अंदर असेसिंग ऑफिसर को अपना रीअसेसमेंट, चाहे वो सेक्शन 143 का हो, 144 का हो या 147 का हो, वो रीअसेसमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने जो बात पढ़ी वो हमने बात पढ़ी यहां तक, देखिए मैं बता रहा हूं आपको, हमने जो बात पढ़ी वो पढ़ी है 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल इन विच द सेड ऑर्डर अंडर सेक्शन 250 54 इज रिसीव्ड बाय PCC CC PC CIT, यहां तक हमने बात पढ़ी, ठीक है, ये हमने समझ लिया केस। अब मान लीजिए असेसिंग ऑफिसर ने, मान लीजिए असेसिंग ऑफिसर ने 10 लाख रुपए डिसअलाउ कर दिए, असेसिंग ऑफिस ने गलती से 10 लाख रुपए डिसअलाउ कर दिए, कुछ कंफ्यूजन हो गई, उसने डिसअलाउ कर दिए साहब। अब जब गया असेसिंग ऑफिसर से, उसने कहा कि साहब आपने गलती से कर दिया, ये सेक्शन मतलब ये एप्लीकेबल नहीं है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, ये मेरे पास अलाउ होना चाहिए। असेसिंग ऑफिसर को रियलाइज हो गया कि भैया ये अलाउ होना चाहिए। उसने कहा एक काम कीजिए, आप अपने CIT के पास जाके इसको रिवाइज करा दीजिए, ऑर्डर को, मेरा ऑर्डर जो रिवाइज करा दीजिए, जो मैंने ऑर्डर पास करा 143 144 या फिर 147 में, उस ऑर्डर का रिवीजन करा लीजिए। ऐसा नहीं होता कि असेसिंग ऑफिसर के पास गया, उसने काट के लिख दिया कि नहीं बेटा लाओ, ऐसा नहीं होगा। उसने जो ऑर्डर पास किया वो ऑर्डर CIT रिवाइज करेगा। अब CIT रिवाइज करेगा मतलब CIT रिवीजन कुछ नहीं होता अलग, जो असेसिंग ऑफिसर का CIT होगा, जो हमारे वाले केस में ये वाला था, ये जो उसका CIT था ना, ये जो CIT था उसके जुडिक्शन को CIT होगा, वो अपने CIT के पास जाएगा, असेसी,
अपने सीआईटी के पास जाएगा और कहेगा कि साहब देखिए असेसिंग ऑफिसर, मेरे मिस्टर जो असेसिंग ऑफिसर थे उन्होंने 10 लाख रुपए डिसअलाउ कर दिए हैं, लेकिन ये गलती से हुआ है, कुछ कंफ्यूजन हो गई थी, आप ये देख लीजिए मेरे पास सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, जो भी बात बताएगा। अगर सीआईटी को लगता है कि भाई असेसी बात सही कर रहा है, ये 10 लाख रुपए गलती से हो गए हैं, कुछ कंफ्यूजन में, कुछ मिस्टेक में, कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की अनएबिलिटी की वजह से हो गए थे, अब इस ऑर्डर को रिवाइज किया जा सकता है और ये 10 लाख रुपए जो डिसअलाउ करे थे इसको अलाउ किया जा सकता है। तो सीआईटी उस ऑर्डर को रिवाइज कर देगा, रिवीजन कर देगा और वो 10 लाख रुपए अलाउ कर देगा। ठीक बात है, सीआईटी रिवाइज कर देगा, 10 लाख रुपए अलाउ कर देगा। अब बात यहां पर यह है, जब रिवीजन होगा, रिवीजन कौन करेगा? सीआईटी करेगा रिवीजन। रिवीजन के ऑर्डर की कॉपी किसको भेजेगा? इसके सीआईटी को। इसका सीआईटी कौन है? ये। तो वो जब सीआईटी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को जब रिवाइज करेगा, रिवीजन की ऑर्डर की कॉपी खुद को भेजेगा या एक काम करेगा, ऑर्डर की कॉपी अपने घर के एड्रेस पे या अपनी ऑफिस के एड्रेस पे भेज देगा, फिर वहां जाएगा, कहेगा लो ऑर्डर आ गया मेरे पास। ऐसा तो नहीं होगा ना। वो ऑर्डर की कॉपी अपने आप को तो नहीं भेज सकता ना, ऑर्डर की कॉपी अपने आप को तो नहीं भेजेगा ना। तो यहां पर देखिए यही बात लिखी हुई है, यहां पे तो पास ही करेगा। यहां पे लिखा है कि या 63 या 64 में अगर ऑर्डर रिवाइज हुआ है, रिवीजन का केस है, तो किसी और को तो भेजना नहीं, उसने तो पास करा, सीआईटी ने रिवाइज करा ना, सीआईटी ने ऑर्डर पास कर दिया है ना। तो कहता है 63 या 64 में जो ऑर्डर रिवाइज होगा, जिस दिन वो पास होगा बाय द पीसीसी, सीसी, पीसीएस, सीआईटी। ऊपर वाले केस में ऑर्डर की कॉपी रिसीव होनी है, भाई सीआईटी अपील या आईटीएटी ने ऑर्डर पास करा, ऑर्डर की कॉपी सीआईटी रिसीव करेगा। लेकिन रिवीजन के केस में सीआईटी, उसने ऑर्डर पास करा और वो असेसी को सीआईटी किसको भेजे? क्योंकि असेसी का सीआईटी तो खुद ही है, सीआईटी रिवीजन कोई अलग से, जैसे सीआईटी अपील होता है ऐसे सीआईटी रिवीजन कुछ अलग नहीं होता है। जो असेसी का सीआईटी है वो रिवीजन भी कर सकता है अगर असेसी के असेसिंग ऑफिस ने कुछ गड़बड़ करी है। तो उसने ऑर्डर की कॉपी जब वो ऑर्डर पास करेगा तो वहां पे यही बात बोली है, 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर अंडर सेक्शन 263, 64 इज पास बाय। जिस फाइनेंशियल ईयर में रिवाइज किया जाएगा ऑर्डर सीआईटी के द्वारा, जिस फाइनेंशियल ईयर में ऑर्डर रिवाइज किया जाएगा, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड के 12 महीने के अंदर अंदर असेसिंग ऑफिसर को ये फ्रेश असेसमेंट करना पड़ेगा। ये फ्रेश असेसमेंट करना पड़ेगा। भाई सीआईटी ने ऑर्डर पास करा किसको? रिवीजन करने के लिए, रिवीजन इसमें सेट असाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि रिवीजन सीआईटी में जब पता चला, उन्होंने कहा भाई ये तो गलत कर रखा है असेसिंग ऑफिसर ने, ये रिवाइज करना चाहिए। असेसिंग ऑफिसर के बाद सेट असाइड कर दिया उसका असेसमेंट और कहा इसको रिवाइज करो क्योंकि आपने गलती करी हुई है। देखिए, रिवीजन में जाना और अपील में जाना दो अलग ऑप्शन है। अगर केस ऐसा है कि साहब जहां पर असेसिंग ऑफिसर और असेसी में लड़ाई चल रही है, असेसिंग ऑफिसर कह रहा है कि भैया मेरी बात सही है, असेसी कह रहा है मेरी बात सही है, इन दोनों की लड़ाई में कहां जाना पड़ेगा? अपील में जाना पड़ेगा। लेकिन जब प्राइम फेसिया लग रहा है कि सब डिपार्टमेंट से असेसिंग ऑफिसर की गलती हो गई है, तो ये बात पता है कि उससे गलती हो गई है, तो अपील में जाना ठीक है या उससे फटाफट रिवाइज करा लो, अपने सीआईटी से रिवीजन करा लो। तो सीआईटी के पास 63, 64 में जब रिवीजन कराने जाओगे ना, तो कहेगा कि हाँ भैया ये ऑर्डर उसने गलत पास कर दिया है, असेसिंग ऑफिसर ने जो ऑर्डर पास करा है वो गलत पास करा है। 63, 64 में हम गए थे, वो असेसिंग ऑफिसर को कहेगा आपने ऑर्डर गलत पास कर दिया है, फ्रेश असेसमेंट करो। अब सीआईटी रिवीजन ने जब ऑर्डर पास करा तो किसी और को तो उसको ऑर्डर की कॉपी भेजनी नहीं है, क्योंकि उसी को अपने आप को भेजेगा नहीं, क्योंकि वो खुद सीआईटी एसएससी का। तो जब वो ऑर्डर की कॉपी पास करेगा, उस ऑर्डर की कॉपी पास जिस फाइनेंशियल ईयर में होगी, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड के 12 महीने के अंदर अंदर असेसिंग ऑफिसर को फ्रेश असेसमेंट करना पड़ेगा। असेसिंग ऑफिसर को फ्रेश असेसमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल में भी असेसी सीआईटी पे गया कि भैया रिवीजन कर दो, गलती हो गई है। उसने कहा कि हाँ भाई सही है, रिवीजन होना चाहिए। उसने असेसिंग ऑफिसर को कहा, मैंने बताया था असेसिंग ऑफिसर को कौन कम्युनिकेट करेगा? असेसी का सीआईटी, और असेसी का सीआईटी कम्युनिकेट कर रहा है। इसने असेसिंग ऑफिसर को बोला आपने जो करा है गलत कर दिया है, सेट असाइड एंड रेफर बैक टू असेसिंग ऑफिसर
फॉर फ्रेश असेसमेंट कर सकता है। हमने पढ़ा था पहले तो 250 CIT अपील ही नहीं कर सकता, बाकी लोग कर सकते थे, अब तो CIT अपील भी कर सकता है। तो CIT में रिवीजन में गए, उसने ऑर्डर कहा असेसिंग ऑफिसर को कैंसिल करके फ्रेश असेसमेंट कंप्लेंट खिलाओ। तो ऐसे केस में अब यहां पर देखो वो जो डिफरेंस है रिसीव और ऑर्डर पास वाला वो यही है कि इसको कहीं ऑर्डर भेजना नहीं है, क्योंकि इसी को ऑर्डर पास कर दिया और इसके पास ही रहना था और ऑर्डर भी इसी का ही होता, तो इसको किसी को भेजना नहीं है। तो हमने डेट ली जिस फाइनेंशियल ईयर में ऑर्डर पास किया जाएगा। लेकिन जब अपील वाला आता है कि CIT अपील में जब वो ऑर्डर पास करता है तो वो CIT के पास ऑर्डर भेजता है, असेसी के CIT के पास, जिस फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा वो ऑर्डर उसके 12 महीने। इस वाले केस में जब CIT ऑर्डर पास करेगा उस फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 12 महीने के अंदर अंदर असेसिंग ऑफिसर को फ्रेश असेसमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन 153, जिसके पीछे पहले कुछ कॉन्सेप्ट था जो हमने पढ़ा। क्या पहले अमेंडमेंट थी, 2000 में क्या अमेंडमेंट आई, 2001 में क्या चेंजेस, 2000 में क्या पॉलिसी आई, 2001 में क्या अमेंडमेंट आई, उसके बाद अब 2024 में फाइनेंस एक्ट ने फिर से 250 के अंदर CIT अपील को केस कैंसिल करके रेफर बैक टू असेसिंग ऑफिसर फॉर फ्रेश असेसमेंट की पावर प्रोवाइड करा दी गई है। अच्छा, यहां पर 12 महीने, अगर ये फ्रेश असेसमेंट 1/4/2019 से पहले की बात है तो भैया 12 महीने की जगह फिर 9 महीने की बात होगी। 12 महीने की जगह फिर 9 महीने की बात होगी, बाकी चीज सब सेम है। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन 153(3). आगे हम और कंटिन्यू करेंगे क्योंकि 153 काफी बड़ा सेक्शन है और भी हमें टाइम लिमिट्स फॉर कंप्लीशन पढ़नी है। अभी हमने सब सेक्शन 1, 2 और 3 को कंप्लीट करा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।